इस पे चूंकि आज हमें डिटेल्ड बातचीत करनी है तो अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ते हैं, दूसरा देखते हैं। एक है स्ट्रक्चरल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। आपके सिलेबस में लेविस का मॉडल है क्या? यस सर। ओके, वो क्या है, आपने पढ़ी है, वो क्या है? आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो ठीक है, पर अगर पढ़ी है तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। जो भी स्ट्रक्चरल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट इस अप्रोच के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ते हैं वो क्या कंसिडर करता है? ट्रांजिशन ऑफ एन इकोनॉमी। किस तरीके से इकोनॉमी लो प्रोडक्टिविटी और लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हायर प्रोडक्टिविटी और स्किल इंटेंसिव एक्टिविटीज की तरफ जाती है, कैसे ये ट्रांजिशन होता है। दूसरा एक अप्रोच है डिपेंडेंस का। संभवतः डिपेंडेंस मॉडल आपके यूजी में नहीं होगा। इसमें जो पेरिफेरल कंट्रीज है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है, वो क्यों एक अनजस्ट सिचुएशन में, इसको हम एनालाइज करते हैं। और उसमें हम रोल देखते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स का। और फिर एक अप्रोच है नियो क्लासिकल का। इस अप्रोच में सिंपली हम एनालाइज करते हैं कि हाउ अ स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रिजल्ट्स व्हेन थ्री इकोनॉमिक फोर्सेस कम इनटू प्ले: लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत आप संभवतः हैरल्ड डोमर को पढ़ेंगे, सोलो को पढ़ेंगे। हैरल्ड डोमर तो ग्रेजुएशन में है जहां तक मुझे याद है। तो यस सर। ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं, ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस और पॉलिसी को जानने के। हम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थियरी की बात करते हैं, फिर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थियरीज है, डिपेंडेंस है, नियो क्लासिकल थियरीज है, उसके बाद एंडोजिनस, न्यू ग्रोथ थियरीज और भी बहुत सारी है। लेकिन ये चार ब्रॉड अप्रोचेज हमारे पास हैं जो रोस्टो ने 1960 में पब्लिश किया। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसने एक फोर्स डेवलप किया, एक इम्पटस दिया। जो स्टेजेस थियरी में जिनका इंटरेस्ट था उनको और एक्सप्लोर करने का। पर बात यह भी है कि इससे लगभग 112 साल पहले मार्क्स ऐसी कोशिश कर चुके थे। तो फिर रोस्टो को आने की क्या जरूरत थी? वो कैसे डिफर कर रहे थे? जब हम स्ट्रक्चरल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट थ्योरीज की बात करते हैं तो वहां सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे हमारा फोकस रहता है कि लो प्रोडक्टिविटी वाली इकोनॉमी से, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी से हम कैसे हाई प्रोडक्टिविटी वाली इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेबर किस तरीके से एक सेक्टर से जा रहा है और दूसरा सेक्टर उसको एब्जॉर्व कर रहा है। डिपेंडेंस में देखते हैं कि किस तरीके से जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं जिनका डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है, उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करते हैं और उनकी खुद की पॉलिसीज अपनी रियलिटी से दूर हो जाती है। वो डिपेंड करने लगते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां से उनको फंड मिल रहा है, जहां से उनको टेक्निकल असिस्टेंस मिल रहा है। और न्यू क्लासिकल में हम मेनली इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स है उसका इंटरप्ले कैसे है और एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट हम कैसे अचीव करेंगे। स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट जो स्टैटिक एनालिसिस में जो इक्विलिब्रियम की आप बात करते हैं, वही ये डायनामिक जो डायनामिक फिनोमिनन है उसमें जिस इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो उसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। इस पे डिटेल्ड जब आप सोलो वगैरह समझेंगे तो समझ में आएगा, इसलिए इस वर्ड पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो ये सारा अलग अलग अप्रोच है डेवलपमेंट प्रोसेस को देखने का। रोस्टो एक आइडिया के साथ आया, पर वो आइडिया नया नहीं था, वो काम मार्क्स कर चुके थे। पर ये एक ऑल्टरनेटिव लेकर है। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और इसीलिए इसका एक सब टाइटल उन्होंने दिया, अ कम्युनिस्ट, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्योंकि मार्क्स ने जो एंजल के साथ पब्लिश किया था उसका नाम था अ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो थोड़ा सा मार्क्स को देख लेते हैं। इनका जब मैं इंट्रोडक्शन कुछ तलाश रहा था
तो बहुत सुंदर एक लाइन मिली, अ जर्मन फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट। 1845 में इनको अपने देश से निकाल दिया गया, वो लंदन मूव कर गए और वहीं पर 1848 में उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पब्लिकेशन किया, को पब्लिश किया एंजल के साथ। अब मैं कोट कर रहा हूं, एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर है रेमंड आरंड, बहुत सुंदर ये लाइन लगी, कार्ल मार्क्स's वर्क कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 5 minutes, 5 hours, in 5 years और इन अ हाफ सेंचुरी। अगर मार्क्स के वर्क को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो 5 मिनट में भी हो सकता है, 5 घंटे भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, और एक आधी शताब्दी भी आप उस पर चर्चा करते हुए गुजार सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहला वाला चुना है 5 मिनट्स, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, पर थोड़ी सी चीजें देखना अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँ। अब जो मार्क्सियन एनालिसिस है, जो मार्क्सियन एनालिसिस है उसके 5 कोर आइडियाज हैं। पहला है क्लास स्ट्रगल। मार्क्स ऐसा मानते हैं, मार्क्स मेंटेन्स दैट ह्यूमैनिटीज कोर कॉन्फ्लिक्ट रेजेस बिटवीन द रूलिंग क्लास, जिसको उन्होंने बुर्जुआ कहा, एंड द वर्किंग क्लास और प्रोलेटेरिएट। ये जो बुर्जुआ है, दैट कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये सारे वर्ड्स आते हैं और ये टाइम नहीं होगा, इन थोड़े थोड़े वर्ड्स हम दोस्तों को पढ़ने के बाद समझ ले, तो जो है या जो रूलिंग क्लास दैट कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि फैक्ट्रीज, फार्म्स, माइंस। और ये जो वर्किंग क्लास है, जो जिसको प्रोलेटेरिएट कहते हैं, वर्किंग क्लास इज फोर्स टू सेल देयर लेबर। और इन दो क्लास के बीच में स्ट्रगल चलता है। मार्क्स का स्टेटमेंट है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। दूसरा जो इनका कोर आइडिया है वो है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, मीन्स जो वर्किंग क्लास है उसकी डिक्टेटरशिप, मीन्स स्टेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। ये यही पे ये बात मैं यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ कि ये भी स्टेजेस की ही बात कर रहे हैं, वही बात जो रोस्टो की हमें पढ़नी है। और इन्होंने भी नॉन इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है उसको कंसिडर किया है, जो कि एब्सेंट था जो पहले की कुछ थियरीज थी, जब हम न्यू क्लासिकल वगैरह में जाते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को मार्क्स भी कंसिडर कर रहे हैं और वो भी स्टेजेस की बात कर रहे हैं। पहले क्लास स्ट्रगल हुआ बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड द रूलिंग क्लास। दूसरा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, मीन्स स्टेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब क्या हुआ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पास फ्रॉम प्राइवेट टू कलेक्टिव ओनरशिप। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स जहां तक इस सोसाइटी को ले जा रहे हैं वहां कम्युनिज्म फिर आएगा, पर वो डिफर करेगा। यहां पर क्या है, स्टेट स्टील एग्जिस्ट, जो राज्य की अवधारणा है वो एग्जिस्ट करता है इस दूसरे स्टेज में। तो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट में ये ट्रांजिशन कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मीन्स जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमने कहा फैक्ट्रीज वगैरह, वो प्राइवेट टू कलेक्टिव ओनरशिप की तरफ जाता है, while the state still exists। जो अगला स्टेज आया वो कम्युनिज्म। जो सेकंड था वो एक संक्रमण काल था, जब जहां चीजें बदल रही थी। और जो तीसरा हो रहा है, द कंक्वेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय
जो वर्कर का पॉलिटिकल पावर है उसकी जीत है, abolition of private property and the eventual establishment of classless and stateless communist society। ट्रांजिशन वाले फेज में स्टेट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था, जो फाइनली मेटेरियलाइज हुआ वो एक क्लासलेस एंड स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी था, जहां जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जो अगला स्टेज है वो है इंटरनेशनलिज्म, जो और जो सोवियत इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था उसके पीछे यही आइडिया थी। जो अगला इनका आइडिया था वो था ओपियम ऑफ द पीपल। जो रिलीजन के बारे में उन्होंने कुछ बातें रखी हैं, मैं जानबूझ वो हमारे रोस्टो को समझने में उसका कुछ खास रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म एक अफीम है और जो रूलिंग क्लास आप पे अत्याचार करती है वो उसे आपको बस भुलाने के लिए एक माध्यम दे देता है। एनीवे, उस पर हम बात तभी नहीं करेंगे। अब जो कंक्लूजन है मार्क्सियन एनालिसिस का, इतना आसान नहीं है अचानक से उस कंक्लूजन पे पहुंचना, पर जैसा कि रेमंड अर्न ने कहा था कि आप 5 मिनट में भी बता सकते हो, 5 साल में भी, और आधी सेंचुरी भी लगा सकते हो, 5 घंटे भी लगा सकते हो। तो मैंने बहुत शॉर्ट में रखा और अब उनके कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें कुछ वर्ड्स मार्क्स की जब थियरी को आप पढ़ोगे तो कुछ वर्ड्स बार बार आएंगे। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, फिर आएगा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, फिर आएगा मोड ऑफ प्रोडक्शन, और इन्हीं तीनों चीजों के इर्द गिर्द वो सारा एनालिसिस उनका घूमता है। जब भी कुछ प्रोडक्शन होता है, एनी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन involves 3 things: some natural resources, implements of some sort, कुछ औजार वगैरह है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेचुरल रिसोर्स है, एंड तीसरा क्या हो सकता है? कोई भी प्रोडक्शन 3 चीजों को इन्वॉल्व करेगा। नेचुरल रिसोर्स होगा, रॉ मटेरियल जो की तरह होगा, कुछ आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सर लेबर, ह्यूमन लेबर। यस सर लेबर। इवन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कहीं भी प्रोडक्शन हो रहा हो, आप सोचो people are acting upon natural resources of some kind with the help of machines and their own labor, sweat and toil। उनका परिश्रम है, पसीना है, उनका श्रम है। नेचुरल रिसोर्सेस को आप समझ रहे हैं, लैंड हुआ, मिनरल्स हुआ, मेटल्स हुआ, इनको मार्क्स ने कहा ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर जो लोग हैं वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको अप्लाई करते हैं। अपॉन दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड है, मिनरल है, मेटल है, पीपल यूज एंड अप्लाई इंप्लीमेंट्स। और इसको मार्क्स ने कहा इंस्ट्रूमेंट्स और मीन्स ऑफ लेबर। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर हमने कहा वो बहुत सिंपल भी हो सकता है, कोई फावड़ा हो सकता है, कुदाल हो सकता है, हैमर, स्पेड्स, और कोई बहुत हेवी मशीनरी भी हो सकती है, ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक। तो नेचुरल हो गया जो रिसोर्स है, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और तीसरा जो लोगों का अपना श्रम है, पीपल्स ओन टॉयल। मार्क्स ने इसको कहा लेबर पावर। It is the sum total of man's effort, talent, and latent capabilities to transform nature
literally by his own hands. अब इन तीन एलिमेंट्स में से ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर एंड लेबर पावर में जो पहले दो हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर, दिस टू मेक अप द मटेरियल बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। इसको मार्क्स ने कहा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर पावर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स नेचुरल रिसोर्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर पावर टुगेदर इन मार्क्सियन थियरी इज कॉल्ड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ man's relation with nature. तो इन सारे वर्ड्स को हमने समझा, अब इनके कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। पर एक और चीज है, रिलेशंस इन प्रोडक्शन। अब जब कहीं भी कोई भी काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी है वहां लोग वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में कर रहे हैं, फार्म्स में कर रहे हैं, माइंस में कर रहे हैं, नेचर पे वो एक्ट करते हैं विथ द इंस्ट्रूमेंट्स, but they have a relation among themselves. उनके आपस में भी तो एक रिलेशन होता है ना, वो कलीग्स हो सकते हैं, बॉसेज हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, मींस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके से जुड़े रह सकते हैं। इसी को कहा गया रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। एवरीवेयर प्रोडक्शन इज सोशल एंड पीपुल इंटरैक्ट and hence relations take shape. और इसको द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को कहा जाता है द इकोनॉमिक बेस। यही आर्थिक आधार है इस पूरे जो सोशल फेनोमेनन है प्रोडक्शन का, उसका ये आर्थिक आधार है। अब जो मूड ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, ये आखिरी टर्म है। हमने मीन्स देखा, फिर रिलेशंस देखा, अब एक है मूड। प्रोडक्शन रिलेशंस, जो ये रिलेशन है, जो वर्किंग क्लास है उसके बीच का जो आपस का रिलेशन है, और जो रूलिंग क्लास है उसके साथ जो उसका रिलेशन है, प्रोडक्शन रिलेशंस and the means of production together make up a mode of production. तो हर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा वो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को। तो ये सारे टर्म थे, और इनका जो कंक्लूजन था मार्क्स का वो क्या था, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेबर एंड मीन्स ऑफ लेबर make up the means of production. Means of production and labor power coupled with, मतलब उसके साथ ये संयोग करता है, जुड़ता है, knowledge, skills and productive capacities together constitute the forces of production. And forces of production go to make up the mode of production. ये सारी चीजें हो गई, नेचुरल रिसोर्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ह्यूमन लेबर आ गया, इनके बीच का आपसी रिलेशन आ गया, और इन सब ने एक मोड ऑफ प्रोडक्शन को जनरेट किया, क्रिएट किया। दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द फाउंडेशन ऑन विच इज बेस्ड द लीगल, पॉलिटिकल एंड इवन स्पिरिचुअल सुपर स्ट्रक्चर। और यही वो बात थी जहां रोस्टो एग्री नहीं करते थे। मार्क्स का मानना था कि ये एक बेस देता है, ये जो उन्होंने रिलेशंस इन प्रोडक्शन को कहा, मोड ऑफ प्रोडक्शन को कहा, और बाकी जो कल्चरल फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स है, सोशल फोर्स है, लीगल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं, वो एक सुपर स्ट्रक्चर है जो इस नींव पे खड़े। अकॉर्डिंग टू मार्क्स's theory of historical materialism, societies pass through 6 stages। तो स्टेजेस की बात तो ये भी कर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी ये कंसिडर कर रहे हैं,
और कंक्लूड क्या कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ, ये जो लीगल, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल चीजें हैं, वो उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। वो इकोनॉमिक जो बेस है उसको वो उस पर इंपैक्ट नहीं डालते। ये सारा जब इकोनॉमिक बेस तैयार हो जाता है तो उस पर, उस नींव पर ये सारे बिलीफ्स और सिस्टम एक सुपर स्ट्रक्चर की तरह पे उस पर डाल दिया जाता है। रोस्टो यहां पर डिफर करते थे। उनका मानना था कि जो सेक्टर्स ऑफ सोसाइटीज हैं, कल्चर हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इनके इंटरेक्शन से जो इकोनॉमिक बेस है वो अफेक्टेड होता है और वो खुद इनको भी अफेक्ट करता है। ये कोई सुपर स्ट्रक्चर वाली बात नहीं है। तो रोस्टो पे हम आएंगे कुछ देर में। एक आखिरी चीज देख लें तो जो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था उसमें सोसाइटीज 6 स्टेजेस से पास करती है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फेडरलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड फाइनली ग्लोबल स्टेटलेस कम्युनिज्म। स्टेजेस की बात इन्होंने भी की, रोस्टो भी स्टेजेस की बात करते हैं। डिफर कहां करते हैं? ऑन द अजम्पशंस मेड अबाउट ह्यूमन मोटिवेशन। जो मार्क्स का एनालिसिस था उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे उसको बेस किया। स्क्रीन पे लेबर की स्पेलिंग गलत हो गई है। उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स से लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू लिया। कोई कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वैल्यू इससे डिसाइड होगी कि कितना लेबर डिवोट किया गया है उसके प्रोडक्शन के लिए। फिर माल्थस का लॉ ऑफ पॉपुलेशन, लेबर सप्लाई, डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैपिटल स्टॉक पे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मार्क्स ने यूज किया। उनका कहना था कि ये जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका बस एक मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इसलिए ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सर्च में एक इकोनॉमिक बेस, रिलेशंस इन प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड होता है और उस पर ये कल्चर, पॉलिटिक्स, लीगल, इन सब का सुपर स्ट्रक्चर डेवलप करता है। Means non-economic behavior is seen as related not immediately and directly to economic self-interest, but to ideology and loyalties of class. तो एक ही ऑब्जेक्टिव है मार्क्स के स्कीम में, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो नॉन इकोनॉमिक बिहेवियर है, जो उसका कल्चर है, पॉलिटिक्स है, लीगल सिस्टम है, वो इस इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट से न तो प्रत्यक्षता और न ही बहुत नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है। इन सब का रिश्ता जो है वो आइडियोलॉजी से है और जो क्लासेस की लॉयल्टी है उससे है। जबकि रोस्टो ने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक मैक्सिमाइजिंग यूनिट नहीं, वो एक कॉम्प्लेक्स हाउसहोल्ड है। उसके पास ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंस करना एक कोशिश है। ह्यूमन बिहेवियर इज एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, किसके बीच में? ऑल्टरनेटिव एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिपेंडेंट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। मैं काम करूं या लेजर जो रिलैक्स करूं? आज मुझे फीवर है, क्या मैं क्लास लूं या चुपचाप सोया रहूं? मे बी क्लास लेना मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए जरूरी था और उसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। पर मार्क्स के सिस्टम में तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही था, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। यहां पर ऑप्शंस हैं और उन्हीं कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिपेंडेंट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के बीच में बैलेंसिंग कैसे करनी है। जो सोसाइटी के सेक्टर्स हैं, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेज, आर नॉट अ सुपर स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी से निश्चित नहीं होते हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। दीज सेक्टर्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड दे हैव देयर इम्पैक्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज
इंक्लूडिंग देयर इकोनॉमिक इवोल्यूशन। ये आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि सोसाइटीज का इवोल्यूशन तो होता ही है, साथ साथ उन सोसाइटीज के इकोनॉमी का भी इवोल्यूशन में ये अपनी रोल प्ले करते हैं। तो ये कोई सुपर स्ट्रक्चर नहीं है जो ऊपर से डाल दिया गया है, एक वेल डिफाइंड इकोनॉमिक बेस है उस पर। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस और जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसको समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थियरी, जिसको सिंपली कभी कभी हम लीनियर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थियरी भी कहते हैं, क्योंकि आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं, एक बिगिनिंग और की एंड आपको स्पष्ट दिखता है। तो उसमें से ये एक अप्रोच है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रोस्टो थे जिन्होंने इन स्टेजेस की बात की, उनसे 100 साल पहले, 100 से भी अधिक साल पहले मार्क्स भी उसकी बात कर चुके थे। पर ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, जो भी सोसाइटी के सेक्टर्स हम जिसको नाम दे रहे हैं, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल जो फोर्सेज, जो इंस्टीट्यूशंस, वो किस तरीके से इकोनॉमी के इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं, इसकी बात मार्क्स ने नहीं की थी। मार्क्स का मानना था कि जो भी फोर्सेस हैं, जो भी कल्चरल सेटअप है, सोशल सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप है, वो एक वेल डिफाइंड इकोनॉमिक बेस जो कि क्लास स्ट्रगल से आ रहा है, रिलेशंस इन प्रोडक्शन से आ रहा है, मोड ऑफ प्रोडक्शन से आ रहा है। जब सब कुछ डिफाइन हो जाता है तो उस पर वो डेवलप करता है कि कल्चरल सिस्टम कैसा होगा, सोशल सिस्टम कैसा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। मे बी आपके एग्जाम के लिए संभवतः अब तक जो हमने कहा वो इम्पोर्टेंट ना, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो अब हम आते हैं रोस्टो की थियरी पे। इसका एसेंस क्या है? रोस्टो की थियरी का जो एसेंस की हम बात करें, जो उसका सार तत्व है, वो सिंपल ये है कि इट इज लॉजिकली एंड practically possible. It is logically and practically possible to identify stages of growth. अब ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है हम आगे देखेंगे। इनका मानना था कि ये पॉसिबल भी है और तार्किक भी है, कि हम किसी भी जो इकोनॉमी है हम आइडेंटिफाई करें, जो सोसाइटीज हम आइडेंटिफाई करें कि वो 5 कैटेगरीज हैं, उसमें से किस में फॉल कर रही है, उसकी स्थिति क्या है। क्या वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, या वहां कुछ ट्रांजिशन फीज चल रहा है जहां कुछ चेंजेज आ रहे हैं, या वो एक सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पाथ पे है जिसको उन्होंने टेक ऑफ कहा, या अब वो सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पाथ से भी आगे जाके अब वो एक मैच्योर इकोनॉमी में डेवलप हो रही है, और फिर जहां हाई मास कंजम्पशन डोमिनेटिंग फीचर है। रोस्टो ने इसके बाद बियॉन्ड कंजम्पशन की भी बात की, उस पर भी हम क्लास के आखिर तक जाते जाते थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो रोस्टो के थियरी का यही एसेंस था, सार तत्व का जो मूलभूत बात थी कि इट इज लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, एंड इट इज पॉसिबल टू क्लासिफाई ऑल सोसाइटी एज लाइन विद इन वन ऑफ 5 कैटेगरीज। इन 5 कैटेगरीज में से कहीं पर वो उनकी स्थिति होगी, या तो वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटीज होंगे, या वो एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा होगा, या एक सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पाथ। सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पाथ मीन्स उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि जो ग्रोथ उन्होंने अचीव किया है उसको वो बनाए रख सकते हैं, या इकोनॉमी मैच्योर हो रही है, मीन्स जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वहां डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, या फिर एक ऐसी सोसाइटी है जहां हाई मास कंजम्पशन हो रहा है। और फिर अगर इन सारे स्टेजेस हम गुजर रहे हैं तो इस आखिरी स्टेज के बाद क्या होगा? क्या लोग बेबी चाहेंगे, या फिर लोग ज्यादा रिलैक्स करने वाला टाइम पीरियड चाहेंगे, वो वर्क करना चाहेंगे? क्योंकि रोस्टन ने कहा ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ही नहीं है, वो ऑप्शंस हैं उनके सामने।
और उन्हीं ऑल्टरनेटिव और कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस में बैलेंस बनाना है। तो इन 5 स्टेजेस और उसके बाद किसी भी इकोनॉमी का कि डेस्टिनी क्या होती है, डेस्टिनेशन क्या होता है। तो हम पहले स्टेज से शुरू करते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटीज। एक बहुत कॉमन वर्ड जो इसके साथ हम जोड़ते हैं, प्री न्यूटोनियन। ये पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, और इसको हम डिफाइन करते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन हुज स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड विद limited production functions based on pre-Newtonian science and technology and pre-Newtonian attitude towards the physical world। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी प्री न्यूटोनियन है, और फिजिकल वर्ल्ड को लेके जो आपका एटीट्यूड है, जो समझ है, वो भी प्री न्यूटोनियन है। अब यहाँ जब हम प्री न्यूटोनियन कहते हैं, आप अपनी समझ से बताओ मुझे कि ये वर्ड हम क्यों यूज करते होंगे, न्यूटन इसको हम क्यों यहाँ पे ला रहे हैं। बाकी और कुछ हम बात नहीं करते हैं, बस ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज में हम ये टर्म डाल देते हैं प्री न्यूटोनियन। यहाँ न्यूटन किस चीज का सिंबल है? सर साइंटिफिक डिस्कवरीज का। ओके सर न्यूटन की फिलॉसफी के आने के पहले का। सर न्यूटन के लॉस। हाँ वहाँ गुड, जो आप में से पहले किसी ने कहा कि जो साइंटिफिक जो साइंटिफिक एडवांसमेंट था, जब न्यूटन अपने हाइपोथेसिस के साथ आए तो उन्होंने बताया कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक संसार है, कुछ रूल्स हैं जिससे ये गाइडेड होता है, और वो रूल्स आप ह्यूमन एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज पे इन फिजिकल वर्ल्ड्स के रूल्स का भी कोई इम्पैक्ट है, वो हम पहले कंसिडर नहीं करते थे। मैं सेब नीचे गिराऊंगा तो सेब नीचे गिरेगा, मैं सेब ऊपर भेजूंगा तो ऊपर भेज जाएगा। पर उसमें जो फिजिकल वर्ल्ड के रूल्स हैं, तो यहाँ पे जो न्यूटन वर्ड यूज किया गया है वो जस्ट एक सिंबल है फॉर अ वाटर सेट इन हिस्ट्री when men came widely to believe that the external world was subject to a few knowable laws and was systematically capable of affecting human activities। तो वहां सिंपली वो एक सिंबल है साइंटिफिक आपके एडवांसमेंट का। तो जिस ट्रेडिशनल सोसाइटीज की हम बात कर रहे हैं वो एक प्री न्यूटोनियन वर्ल्ड है, और इसमें रोस्टो एग्जाम्पल क्या देते हैं, डायनेस्टीज ऑफ चाइना, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट किसको बोलते हैं? सर इराक, इजराइल और सऊदी एटसेट्रा। ओके, और कोई? सर चाइना, इजराइल, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्री, जो भी अर्बन पेनिनसुला है ना, वो सब इसमें आ जाता है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज की बात करते हैं और उसके एग्जाम्पल्स में देते हैं, डायनेस्टीज ऑफ चाइना, सिविलाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट, मेडिएवल यूरोप, इन सब का वो उदाहरण देते हैं। अब इन सब का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? A ceiling on productivity imposed by the limitations of science। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वो स्टैटिक है, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, या आउटपुट जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक सीलिंग है। आपने हैरड मॉडल पढ़ लिया है? हैरडोमर तो होगा आपके सिलेबस में संभवतः। नहीं पढ़ा है तो बोलो नहीं पढ़ा है, मैं मैसेजेस तो कम देखता हूँ। सर अभी नहीं पढ़ा। ओके, वहां भी जाइएगा, वहां एक ये सेलिंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा, वहां 3 ग्रोथ रेट्स की हम बात करेंगे। एनीवे, तो एक सीलिंग है
और ये सीलिंग का कारण क्या है? जो साइंस के लिमिटेशंस हैं, जो प्री न्यूटोनियन टेक्निक्स हैं, वो एक सीलिंग, उसके कारण एक सीलिंग रहती है प्रोडक्टिविटी पे, वो इम्पोज हो जाती है, इससे अधिक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वो स्टैटिक है, स्थिर है, कोई चेंज उनमें नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कभी आउटपुट उनमें बढ़ नहीं रहा है। एक्रेज आप बढ़ा सकते हो, मीन्स जितने पीस ऑफ लैंड पे आप क्रॉपिंग कर रहे हो उसका एरिया बढ़ा सकते हो। कुछ टेक्निकल इनोवेशंस भी होंगे, लेकिन वो रेगुलर नहीं होंगे, एडॉक मैनर में होंगे। कुछ अंतराल पे कभी कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो जाए, पर वो लगातार नहीं होते रहेंगे, सभी सेक्टर्स में नहीं होंगे। तो एरिया भी एक्सपेंड हो सकता है, एडहॉक टेक्निकल इनोवेशंस भी हो सकते हैं। और ये जो एडहॉक टेक्निकल इनोवेशंस कह रहे हैं, वो कई बार, कई मर्तबा, शायद अधिकतर हाईली प्रोडक्टिव इनोवेशंस होती हैं। ये ट्रेड में भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, इंडस्ट्री में भी की जा सकती हैं, एग्रीकल्चर में भी की जा सकती है, और इनसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। मान लो कोई नए क्रॉप का पता चला, वो इंट्रोड्यूस हो सकता है, इरिगेशन की फैसिलिटी बेहतर बनाई जा सकती है, और इन सब से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। पर there is just ceiling existed on the level of attainable output per head, एक सीमा से अधिक नहीं। जो इनोवेशंस हैं, जो हाईली प्रोडक्टिव हैं, वो रेगुलर फेनोमेनन नहीं है। तो इस सीलिंग का कारण क्या है? मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी जिस क्षमता की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से जो पोटेंशियलिटी, जो क्षमताएं निकल सकती हैं, they were either not available or not regularly and systematically applied। या तो वो अवेलेबल ही नहीं होती हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी के पास, या उनका एप्लीकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए जो हम आगे देखेंगे। एक पूरा माइंड सेट चाहिए, वही जो मार्क्स नहीं कंसिडर कर रहे थे। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं रिस्क लवर बन सकता हूं? क्या मैं रिस्क लूं प्रोडक्शन शुरू करने का? एंटरप्रेन्योरशिप किस बात की प्रॉफिट अर्न करता है? उसका क्या काम होता है? जो उद्यमी है, जिसके पास एंटरप्रेन्योरल स्किल है, वो क्या करता है? सर रिस्क बियरर होता वो है। जस्ट वो रिस्क लेता है, और उसके बदले में उसका रिटर्न क्या है? प्रॉफिट। तो उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए। वो रिलेशंस इन प्रोडक्शन और मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं डिफाइन कर देगा। तो हमने कहा कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, पर एडहॉक इनोवेशंस होते हैं वहां भी, और ट्रेडिशनल सोसाइटी में भी आउटपुट इंक्रीज करता है। हाँ, एक सीमा से ज्यादा नहीं कर सकता है, और कारण ये है कि लिमिटेड साइंस है, पर जो भी लिमिटेड साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, उसमें जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को रिप करने का माइंडसेट अभी नहीं आया, और कई बार वो एब्सेंट भी है भी नहीं। इंडस्ट्री में जिस तरीके की इनोवेशन की जरूरत चाहिए, वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो कभी तो वो अवेलेबल नहीं है, कभी अवेलेबल है तो उसको सिस्टमेटिकली हम अप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम एक लॉन्गर पास्ट की बात करें, तो ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, उनको हम कहते हैं अ स्टोरी ऑफ इंडलेस चेंज। स्टैटिक नहीं है, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में भी, प्री न्यूटोनियन टेक्निक्स के साथ काम करते हुए भी ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। यहां चेंज होते हैं इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में भी। लिमिटेशंस आते हैं, सीमाएं हैं, क्षमताओं की सीमाएं हैं, जो क्षमताएं हैं उनका लाभ उठाने की सीमाएं हैं,
जो क्षमताएं हैं वो रेगुलर वे में इनोवेट नहीं करती हैं कुछ नई टेक्निक्स, पर स्टैटिक नहीं है, चेंजेज हैं इस सोसाइटी में भी। ट्रेड भी बढ़ता है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन दिस ट्रेडिशनल सोसाइटीज। पॉलिटिकल और सोशल टर्बुलेंस भी होते हैं। तो ये सब कुछ वहां है, इंडोलेंस चेंज की कहानी है, पर एक सिस्टमेटिक मैनर में अब भी वो जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है वो है लो प्रोडक्टिविटी। अब इस लो प्रोडक्टिविटी का इंपैक्ट क्या है? बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, these societies had to devote a very high proportion of their resources to agriculture. प्रोडक्टिविटी लो है तो जो जिस लेबर की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल आउटपुट के देने के लिए चूंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी लो है तो वर्कफोर्स ज्यादा इंगेज्ड एग्रीकल्चर में होगा, और जब एग्रीकल्चर में ज्यादा इंगेज्ड है तो जो आउटपुट मिल रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर को ही डिवोट कर दिया जाएगा। और एग्रीकल्चर का नेचर क्या होगा? सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, स्पेलिंग गलत है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी ना, टाइप कर रहा था, कहीं कहीं गलत हो गया, सबसिस्टेंस का स्पेलिंग गलत है। जीवन निर्वाह कृषि है। अब ये क्या होती है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? क्या होती है? खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए, मीन्स आपके पास मार्केटेबल सरप्लस नहीं है, आप कमर्शियल लेवल पे एग्रीकल्चर नहीं कर रहे। दूसरा, जो सोशल चेंज का स्कोप है, सामाजिक परिवर्तन की जो स्थिति है, उसमें भी मोबिलिटी जो गति है वो बहुत कम है। जो पॉलिटिकल पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी एक के पास नहीं है जो उस पूरे सोसाइटी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कंट्रोल कर। डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर है। फैमिली और जो क्लैन कनेक्शंस हैं उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत रोल होता है। The value system of these traditional societies was generally geared to what might be called a long-run fatalism. Means short-run options तो हैं एक considerable range में, तो वो कोई इंडिविजुअल अपने स्थिति को इम्प्रूव करे विदिन हिज लाइफ टाइम, पर अगर लॉन्ग टर्म में हम इस पूरी सोसाइटी को देखें तो चीजें जैसी की तैसी बनी हुई दिखती है, और उसमें इसकी परिस्थितियां चेंज क्यों नहीं होती हैं? इसमें डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर्स का भी रोल है। पर क्या कुछ ऐसे भी नेशंस हैं, कंट्रीज हैं जो इस तरीके की ट्रेडिशनल सोसाइटी को जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया? एक ऐसी सोसाइटी जहां वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, लिटिल मोबिलिटी और सोशल चेंज, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर। अगर आज बात कीजिएगा तो इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है पापुआ न्यू गिनी या अमेजोनिया के जो कुछ ट्राइब्स हैं, उनको आज भी ट्रेडिशनल सोसाइटी वहां आप देख सकते हैं। ये न्यू पापुआ गिनी कहाँ पर है, किस किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया से। सर अफ्रीका में। सर अफ्रीका, ओशिनिया सर। सर अफ्रीका। एक कोई बोल रहा है जिसमें नो, ओशिनिया सर। ऑस्ट्रेलिया में। साउथ ईस्ट एशिया सर। सर गिनी तो अफ्रीका में है।
ओसेनिया सुना है आपने नाम? इसमें क्या क्या आता है? ओशिनिया। इसमें क्या क्या आता है? कौन सा एरिया आता है? सर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड। ओके। जब आप इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो जब भी इस तरीके के लोकेशंस आए ना, थोड़ा सा उसी वक्त मार्क करने की कोशिश कीजिए मैप में। आज का ये होमवर्क आपका रहा। तो जो भी सोसाइटीज हैं, दे इमर्ज्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्टेज सम टाइम अगो। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, उसी से ग्रो किए। ग्रो करने का कारण नेशनलिज्म भी हो सकता है, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। पर कुछ ऐसी कंट्रीज रही जहां ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज आपको नहीं दिखेंगी, और उसको बॉर्न फ्री कंट्रीज या नेशंस का, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन के कुछ हिस्से। एक तरफ ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है, प्री न्यूटोनियन टेक्निक्स के साथ वो वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी लो है, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर है। अगर सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर रहता तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं, उनका यूज के लिए जो मैनेजमेंट चाहिए वो प्रोवाइड कर पाता। जो रिस्क टेकिंग माइंडसेट के डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, उसके इवोल्यूशन में रोल प्ले कर सकता। और ये कुछ है नहीं ऐसी चीजें, पर साथ में कुछ ऐसे भी हैं जो बॉन्ड फ्री है। तो अब इन दोनों का डेवलपमेंट होगा, दोनों एक ट्रांजिशन फेज से गुजरेंगी। अब दोनों के ट्रांजिशन फेज से गुजरने में अंतर क्या होगा? जो बॉन्ड फ्री स्टेट्स हैं, वो जब ट्रांजिशन फेज से गुजरेंगी तो जो मेन फोकस उनका रहेगा वो रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। अब ये सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या है? क्या है? जो लोग आंसर कर रहे थे वो थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ और लोग, खासकर वो बंधु जो कह रहे थे कि मैं पिछली क्लास में जल्दी से भाग जाता था। ये सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जैसे सर रेलवे, रोड। ओके, गुड। तो इन दोनों ही सोसाइटीज का, ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है वो और ये जो बॉन्ड फ्री नेशंस हैं, ये दोनों ही एक ट्रांजिशन, एक संक्रमण काल से गुजरेंगी। मीन्स जहां कुछ चेंजेज होने शुरू होंगे। पर जो बॉन्ड फ्री स्टेट्स हैं उनका फोकस सिंपल ये रहेगा कि सोशल ओवरहेड कैपिटल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो असिस्ट करता है, जो फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन को, और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से मूव करना है तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो वहां पर शुरू होंगी, उनका फोकस ये रहेगा। पर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जहां ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, जहां माइंडसेट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहां रिस्क जो लवर्स हैं उनकी संख्या कम है, वहां पर क्या होगा? वहां इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, पर केवल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। दे ऑल्सो नीड पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर ट्रेडिशनल सोसाइटीज को एक बार फिर से समराइज कर लें तो एग्रीकल्चर वाज कैरिड ऑन विद द प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेटेड इन एग्रीकल्चर, एब्सेंस ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, structure of society was based on inheritance, political power was concentrated in the hands of big landlords, इसी को लैंडेड एरिस्टोक्रेसी कहते हैं।
और जो स्टेट का खर्च होगा, मोस्टली द स्टेट्स एक्सपेंडिचर वाज डन फॉर बिल्डिंग मेमोरियल्स, एक्सपेंसिव फ्यूनरल्स, मैरिजेज, इन पे खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे नहीं होगा। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में कहीं भी आप पा सकते हैं। अब किसी कंट्री को लो तो देखो कि क्या ये फीचर्स हैं क्या। अगर ये फीचर्स हैं तो मीन्स वो कंट्री अभी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी वाले स्टेज में है। हमने कहा ना, इट इज पॉसिबल टू क्लासिफाई ऑल सोसाइटीज, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई। तो आप उसको फीचर्स के आधार पे क्लासिफाई कर सकते हो। जो सेकंड स्टेज है वो है टेक ऑफ का। पर जो ये ट्रेडिशनल है और टेक ऑफ है उसके बीच में एक और स्टेज है, एक टाइम पीरियड है फ्यूडलिज्म और टेक ऑफ के बीच में, जिसको कहा गया प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ। अब ये प्री कंडीशंस तैयारी है। टेक ऑफ तो समझते हो ना, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना। Yes, sir. कोई रॉकेट टेक ऑफ कब करता है, कैसी वेलोसिटी चाहिए? Escape velocity. स्केल वेलोसिटी। और जब आप अपने सिलेबस में देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने, बिग पोस्ट थियरी, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, वो इसी टेक ऑफ से जुड़ी हुई चीज है। तो इकोनॉमी एक परंपरागत समाज वाली इकोनॉमी है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है, माइंडसेट जो है ऐसा नहीं है जो रिस्क बियर करना चाहे, कोई सेंट्रलाइज्ड पावर, पॉलिटिकल पावर नहीं है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं उन्हीं के पास पावर है। और दूसरा स्टेज उड़ान भरने वाला स्टेज है, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पाथ पे जाने वाला। तो उसके बीच में वो कौन से चेंजेज हैं जो नेसेसरी हैं और जो टेक ऑफ को इंश्योर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया जाता है अर्जेंटीना का। रोस्टो ने अर्जेंटीना की स्थिति को थोड़ा बहुत कंसिडर किया था, टेक ऑफ की पॉसिबिलिटीज भी थी, पर वो जो पॉसिबिलिटीज थी वो अबॉर्ट हो गई, पहले ही खत्म हो गई। प्री मैच्योर एबॉर्शन। तो ये जो उड़ान, जो परंपरागत सोसाइटी है और ये जो उड़ान भरने के बीच का संक्रमण काल है, जहां सोसाइटी भी चेंज करेगी, पॉलिटी भी चेंज करेगी, साइंस और टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट होगा, उसी पीरियड को हम बोलते हैं प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ या ट्रांजिशन फेज। और जिसको किंडलवर्गर डिफाइन करते हैं, द प्री कंडीशन स्टेज इन्वॉल्व्स स्लो चेंजेस especially in attitudes and organization। मैं उनको कोट कर रहा हूं, द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट टेक्स होल्ड एंड विद इट द फ्रोजन ट्रेडिशनल रिजिडिटी breaks up to allow for occupational, geographical and social mobility। जिस मोबिलिटी को हम कह रहे थे ट्रेडिशनल सोसाइटी में, बहुत लो मोबिलिटी है। जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें जो हायरार्की है उसमें वर्टिकल मोबिलिटी का स्कोप बहुत कम है। जो हम रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कह रहे थे मार्क्स में, वही यहाँ पे हायरार्की है, ऊपर नीचे। जो फैमिली सिस्टम है, जो सोसाइटी का सिस्टम है, उसमें वर्टिकल जो मोबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। इस प्री कंडीशंस में, प्री कंडीशन वाले फेज में ऑक्यूपेशनल, ज्योग्राफिकल एंड सोशल मोबिलिटी ये डोमिनेटिंग फीचर होता है। ट्रांसपोर्ट बिकम्स चीपर एंड कॉमर्स स्प्रेड्स। न्यू प्रोडक्शन फंक्शंस आर adopted in agriculture and industry, but the pace is slow।
चेंजेज आएंगे पर उनका जो पेस होगा वो स्लो होगा। जो मेन इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में रोस्टो ने कहा, द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट should rise to at least 10% of national income to ensure self-sustaining growth। इस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा विस्तार से बात टेक ऑफ स्टेज शुरू करते हुए करेंगे। बहुत सारी बुक्स में इस सेकंड स्टेज पे हम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं भी करते। पर रोस्टो का कहना था कि सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पाथ पे ले जाने के लिए जो आपका नेशनल इनकम है उसका 10% होना चाहिए। इंडिया का कितना है अभी? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है एज अ परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम, इंडिया का एनीवन? अच्छा, ये भी आपका होमवर्क है, हमको जरूरत पड़ेगी जब हम टेक ऑफ पढ़ा रहे होंगे तब। थोड़ा सा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेविंग रेट, ये सारी चीजें थोड़ा सा अपडेटेड होकर आइएगा। So saving rate is approx 30%. अब अगली क्लास में हम पूछेंगे, आंसर करेंगे। ये जस्ट होमवर्क समझ लीजिए। तो जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको रोस्टो मानते हैं कि 10% ऑफ नेशनल इनकम का होना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय नेशनल इनकम? सिंपल सा क्वेश्चन है। सर एक कंट्री में जितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है सर उसका पूरा समीशन कर लिया जाए एक डोमेस्टिक टेरिटरी में। और कोई? GDP at factor cost। सर NNP एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे आज फीवर है ना, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से ज्यादा बुलवाना चाहता हूँ। मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिना हिचक के बोलो, बिना हिचक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस? जब आप वैल्यूएशन करते हो नेशनल इनकम का एट फैक्टर कॉस्ट और जब वैल्यूएशन करते हो एट मार्केट प्राइस, दोनों में डिफरेंस क्या है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? So factor price denoted to the cost of the total value to the any goods or commodities, and market price denoted to the some few taxes or the prices to increase and in market level, then we call that market price. Okay. सर फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस। थोड़ा सा रिवाइज करना, ठीक है? जिन्होंने आंसर किया ठीक है, बाकी लोग थोड़ा रिवाइज कीजिए। ओके सर। जो प्री कंडीशंस हैं, जब हम प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ की बात करते हैं तो इस फेज का जो नोमेनक्लेचर है उसी में कंडीशंस है। मीन्स वो कौन सी शर्तें हैं, कैसे चेंजेज आने चाहिए, किस फील्ड में आने चाहिए, किस सेक्टर में आने चाहिए, किस लेवल के चेंजेज आने चाहिए कि एक सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब ऐसा ग्रोथ जो खुद को बनाए रख सके, इतनी क्षमता उसमें हो। तो यानी हम इस फील्ड में सिर्फ कंडीशंस की बात करेंगे। तो मेन जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है उसकी हमने बात की कि इन द ट्रांजिशन फेज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड राइज टू एट लीस्ट 10% ऑफ नेशनल इनकम। ये 10% कहां से आया हम कुछ देर में देखेंगे। तो इंश्योर सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। ओके, इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम का 10%। इसका डायरेक्शन क्या है इस इन्वेस्टमेंट का? द मेन डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर सोशल ओवरहेड कैपिटल टू बिल्ड अप सोसाइटीज इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत संरचना जो उसका विकास, तो कि वही प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करेगा।
इन्वेस्टमेंट रेशियो की तो हमने बात की कि 10% एटलीस्ट होना चाहिए, पर ये 10% हो, इसके लिए क्या शर्तें हैं? व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर अ राइज इन द इन्वेस्टमेंट रेशियो? इसमें बात आती है विलिंगनेस ऑफ पीपल टू लेंड रिस्क कैपिटल। मेरे पास वेल्थ है, कैपिटल है, मैं एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट क्यों लूं? वो विलिंगनेस आनी होगी, वो माइंडसेट का चेंज होना होगा। एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, सोर्सेज हैं, कोई उस रिस्क को बियर करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा। The willingness of society at large to operate an economic system geared to the factory and the principle of the division of labor। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, अभी तो एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा था, जहां फैक्ट्री सिस्टम और जो डिवीजन ऑफ लेबर जिसका एक फेनोमेनन है। सोसाइटी क्या ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए तैयार है? अगर तैयार नहीं है तो रिसोर्सेज विल बी देयर, पर नथिंग कैन बी चेंज्ड, कुछ भी बदला नहीं जा सकेगा। क्या ये विलिंगनेस है रिस्क कैपिटल लेंड करने की, देने की? क्या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी एबिलिटी है, उनके पास स्किल्स हैं मैनेज करने का, रिस्क बियर करने का? और क्या सोसाइटी खुद तैयार है एग्रीकल्चर से अलग एक फैक्ट्री सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, जहां प्रिंसिपल जो किसके द्वारा गाइडेड होगा? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, स्पेशलाइजेशन। पर यहां एक और बड़ी बात है, हम कह रहे हैं कि फैक्ट्री सिस्टम को ऑपरेट करना, डिवीजन ऑफ लेबर पे ऑपरेट करना, उसके लिए जो लेबर चाहिए वो लेबर कहां से आएगा? एग्रीकल्चर में जो इंगेज्ड है वही बाहर जाएगा और उसको ये फैक्ट्री सिस्टम एब्जॉर्व करेगा, उसी लेबर को। पर अगर रिसोर्सेज को हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, तो हमें चाहिए क्या होगा? A country shifting resources out of agriculture needs to feed itself, so an agricultural revolution is also necessary। अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है मान लो, और रिसोर्सेज शिफ्ट हो रहे हैं, जो थोड़ा बहुत कैपिटल था वो भी शिफ्ट हो गया, जो लेबर वहां पे इंगेज था उसकी भी शिफ्टिंग कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग की प्रोडक्ट तो बढ़ी ही नहीं, तो फिर वो कंट्री अपने को फीड कैसे करेगी? तो ऐसी किसी भी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के पहले एक रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की भी जरूरत होगी। तो विलिंगनेस ऑफ पीपल टू लेंड रिस्क कैपिटल, इसकी जरूरत है। एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। विलिंगनेस ऑफ सोसाइटी टू ऑपरेट एन economic system of factories guided by the principle of division of labor, and an agricultural revolution। अब इसके साथ होगा क्या? सोसाइटल फ्रंट पे क्या होगा, सोशल फ्रंट पे क्या होगा? पहले क्या था? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, एक एलिट था जो उनकी लैंड ओनरशिप जिसका फोर्स था। एक नया एलिट क्लास इमर्ज करेगा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, पहले एग्रेरियन सोसाइटी थी, अब सोसाइटी इंडस्ट्रियल है, इसलिए अब एक नया एलिट क्लास इमर्ज करेगा। और ये जो लैंड बेस्ड एलिट ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं उनको ये सुपरसीड करेगा।
सुपरसीड करना मतलब एनीवन? पीछे से मतलब उनको रिप्लेस करना, उनकी जगह पे जगह ले लेना। इसी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के पास डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर था। अब इकोनॉमी का जो एग्रेरियन नेचर था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है, वहां डिवीजन ऑफ लेबर का भी कॉन्सेप्ट है, एंटरप्रेन्योर्स है। अब इस बदलते, इस ट्रांसफॉर्मिंग नेचर ऑफ इकोनॉमी के कारण एक नया एलिट होगा जो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो जरूरत है उसको पूरा करेगा, वो रिस्क बियर करेगा। और साथ में वो क्या करेगा, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी की लैंड बेस्ड एलिट था उनको उनकी जगह से रिप्लेस करेगा। ये जो हायरार्की थी ना सोसाइटी की, उसमें वो उनको रिप्लेस करेगा। जो सरप्लस जनरेट होगा, उन्होंने कहा ना कि एग्रेरियन रिवॉल्यूशन भी जरूरी है। एग्रेरियन रिवॉल्यूशन क्यों जरूरी है? क्योंकि रिसोर्सेज आर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो नेशन को फीड तो अपने को करना ही है ना, और वहां रिसोर्सेज कम डिवोट कर रहे हैं तो लो प्रोडक्टिविटी से काम नहीं चलेगा। तो वहां भी रिवॉल्यूशन आएगा। रिवॉल्यूशन आएगा तो वहां सरप्लस भी जनरेट होगा। दिस सरप्लस मस्ट बी चैनल्ड बाय द न्यू एलिट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, and there must be a willingness to take risks and to respond to economic incentives. Opportunities हैं उसको वो respond तो करे। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, प्रोडक्टिविटी सरप्लस जनरेट हुआ, पर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस जनरेट हो रहा है, that must be shifted from agriculture to industry. और इसके लिए क्या चाहिए? willingness to lend risk capital. जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको लेकर रिस्पॉन्ड तो करे, नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता। कभी डिवीजन ऑफ लेबर पर आधारित जो फैक्ट्री सिस्टम है वो इस इकोनॉमी में कभी सक्सेसफुली ऑपरेट ही नहीं हुआ या शुरू ही नहीं हुआ, तो अब शुरू हो रहा है। आई एम नॉट विलिंग टू टेक रिस्क, आई एम नॉट विलिंग टू लेंड कैपिटल टू दोज एक्टिविटीज। तो ये विलिंगनेस भी आनी चाहिए। अब ये जो पूरा टास्क है वो एक छोटे स्तर का टास्क नहीं है। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, फिर जो सरप्लसेस जनरेट हो रहा है उसको चैनलाइज करना, रिस्क बियर करना, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और उसकी जरूरत क्या होगी? इफेक्टिव मॉडर्न गवर्नमेंट। जो इसके पहले हम कह रहे थे डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर, अब एक बहुत प्रभावी आधुनिक सरकार चाहिए जो इन सारे इस पूरे ट्रांजिशन को मैनेज कर सके। इस ट्रांजिशन फेज का ट्रेडिशनल सोसाइटी से टेक ऑफ तक जाना है, और उसके बीच में सोशल माइंडसेट में चेंज आना चाहिए, पॉलिटिकल सेटअप में चेंज आना चाहिए, जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसमें चेंज आना चाहिए। ड्यूरेशन कितना होगा, कितने साल लगेंगे कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी टेक ऑफ तक जा सके? ये पूरा टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन फेज डिपेंड्स ऑन द स्पीड विथ विच, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे ट्रांजिशन फेज में हो क्या रहा है, जो लोकल टैलेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को तो हम डिवोट कर रहे हैं ना फॉर द सेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स। इन सबके मॉडर्नाइजेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो लोकल टैलेंट है, एनर्जी है, रिसोर्स है, उसको डिवोट कर रहे हैं। वो सब कुछ ट्रेडिशनल सोसाइटी में था,
पर वो माइंडसेट नहीं था, उसमें चेंज आएगा, रिस्क बियर करने की कैपेसिटी डेवलप होगी, माइंडसेट डेवलप होगा, और एक इफेक्टिव गवर्नमेंट इमर्ज करेगी जो इस पूरे टास्क को, की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बियर करे। तो वक्त कितना लगेगा, ये सिंपल इस पे डिपेंड करेगा कि ये सारा काम जो हो रहा है लोकल एनर्जी, टैलेंट, रिसोर्स को मॉडर्नाइजेशन के लिए डिवोट करने का, और जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर, प्री न्यूटोनियन टेक्निक्स, लिमिटेड साइंटिफिक अचीवमेंट्स, इन सबको बदलने के लिए जो इन लोकल टैलेंट, एनर्जी और रिसोर्स को डिवोट करना है, उसकी स्पीड क्या है, कितनी तेजी से कोई इकोनॉमी ये काम कर पाती है। मीन्स कोई डिफिनिट टाइम पीरियड नहीं है। जैसे कि बाद में हम देखेंगे कि टेक ऑफ से मैच्योरिटी तक जाने के लिए कहीं रफली कहा गया कि 60 ईयर्स लगते हैं, पर ट्रेडिशनल से टेक ऑफ तक जाने के लिए कितने ईयर्स लगेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द speed with which local talent, energy and resources are devoted to modernization and the overthrow of the established order. और इस पूरे काम में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग इसकी सारी चीजें मैंने कवर की हैं। अब आते हैं टेक ऑफ पे, पर टेक ऑफ पे जाने के पहले एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये क्या है कैपिटल आउटपुट रेशियो? सर हमने जितना कैपिटल यूज किया उससे हमें जितना मतलब आउटपुट मिला उनका रेशियो शायद। Anyone else? और कोई भी आंसर करे, कोई एक और। कैपिटल Sir, return on investment, the amount of capital we invest and how much output we get. capital required to produce 1 unit of output। इसको इस कंसेप्ट को भी जाके थोड़ा सा पढ़ना। जैसे कि मान लो 1 यूनिट आउटपुट देना है, उसके लिए कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो 3.5 हो। ये एग्जाम्पल रोस्टो ने खुद दिया था। उन्होंने कहा कि अर्ली स्टेजेस पे कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो मान लो 3.5:1 है। और मान लो जो पॉपुलेशन है वो 1 to 1.5% पर एनम से ग्रो कर रही है। अब कितना इन्वेस्टमेंट हो कि एनएनपी पर कैपिटा जिस लेवल पे है उतना बना रह सके। अच्छा, एनएनपी पर कैपिटा कैसे कैलकुलेट करते हो? बाकी स्टोरीज में बहुत कुछ नहीं है, 4-5 पेजेस हैं, बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी ऐसा समझने की नहीं है। तो थोड़ी सी समझने वाली चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पर कैपिटा, नेशनल इनकम पर कैपिटा कैसे कैलकुलेट करते हो? सर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम पर कैपिटा सर नेशनल इनकम GDP upon population. सर अपॉन नेट पॉपुलेशन, नेशनल प्रोडक्ट। अपॉन पॉपुलेशन, ओके। एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब अगर मान लो पॉपुलेशन 10% से ग्रो कर रही है, तो ये जो
पर कैपिटा है वो कांस्टेंट रहे, इसके लिए एनएनपी को कितना बढ़ना होगा? सर 3% से। अगर पॉपुलेशन जो है वो 10% से ग्रो कर रही है, एग्जाम्पल गलत है, 10% बहुत होता है, पर जस्ट इसको एग्जाम्पल समझो, मैथमेटिकली एक नंबर में दे रहा हूं 10%। तो पॉपुलेशन 10% से ग्रो कर रही है, तो आपका नेशनल इनकम किस रेट से ग्रो करे कि पर कैपिटा जो नेशनल इनकम है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे? सर 3% से। 10%. कितना? 10%? मैं 10% बोल रहा था पॉपुलेशन। Yes, sir, 10%. एग्जाम्पल देके मुझे समझो, कुछ सर न्यूमेरिकल वैल्यूज 10%। देके मुझे समझाओ। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देके समझाओ ना कि कैसे बराबर रहेगा। अगर पॉपुलेशन 10% से ग्रो कर रहा है, नेशनल इनकम 10% से ग्रो करे, तो नेशनल इनकम पर सर कैपिटा कांस्टेंट रहेगा। सर सपोज हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 100 है और अगर वो 10% से इंक्रीज हुई तो 110 हो गई। अगर हम अपनी नेशनल इनकम को भी 10% से इंक्रीज करा दे तो वो भी 110 हो जाए, उसी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाएगी, तो वो 10% डिडक्ट हो जाए, कट जाएगा आपस में। ठीक है, चलो 10%। अब अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो 3.5% है, तो इस एक्स्ट्रा 10% को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए होगा? सिंपल मैथमेटिक्स है, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। प्लीज रिपीट कर दीजिए सर एक बार। जो पॉपुलेशन है वो 10% से ग्रो कर रहा है, तो नेशनल इनकम कितना ग्रो करे कि पर कैपिटा नेशनल इनकम की वैल्यू कांस्टेंट रहे? आपने कहा 10%। ओके, 10%। इस 10% जो एक्स्ट्रा आउटपुट आपको चाहिए, अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो 3.5 है, तो और कितना कैपिटल नीडेड होगा टू प्रोड्यूस दिस एक्स्ट्रा 10% ऑफ नेशनल इनकम? सर 6.5। इस क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। इस क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। अब कोई शुरू में पूछ रहा था कोई क्वेश्चन, पहली बात तो कि आपका जो टोन था, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो टोन दो होते हैं, आप जानना चाहते हैं या टीचर को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका टोन कुछ दूसरे टाइप का था। और दूसरा कंप्लेनिंग टोन था, जब सर क्लास में मौजूद हैं तो मैं भाग तो सकता ही नहीं ऐसे ही बंद करके, और सर ने पूछा भी था आखिरी दिन। तो अब आप क्वेश्चन पूछिए, अगर अभी आंसर मेरे पास होगा तो अभी दूंगा, नहीं तो अगली क्लास में आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ दूंगा। वो लगता है मुझसे पहले क्लास छोड़ गए हैं। Sridhar, as they have not joined any offline classes till date, that is the biggest problem. There is a problem of online. तो अगर सब लोग ऑफलाइन क्लास में होते और खासकर मेरे साथ होते तो शायद उनका टोन टू डिफरेंट होता। मैं सबको बता दूं कि आप लोगों को जो लोग हैं अभी, कि श्रीधर हमारी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी है, टीचिंग इनका पैशन रहा है, और मेरे साथ इन्होंने पीएचडी किया है। एंड ही इज वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स। मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए। ही इज वेरी गुड टीचर ऑल्सो। मैं कभी भी इनसे कहता हूँ तुरंत बात मान लेते हैं। ये हम लोगों की गुरु शिष्य परंपरा है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है शायद। एनीवे, Sridhar, despite of having fever, you are taking class today, and it is almost 5 o'clock. Then take care, take rest,
And whenever you are free and you are fine, health is okay, then you tell me, and I will communicate to my students about your next class. It was very wonderful class. I was also listening. Throughout I was connected. खासकर जो आपने एग्जाम्पल दिए वो मेरे लिए बहुत कुछ नए एग्जाम्पल्स थे उसमें से. That is the innovation that you are doing. That is always my point of view also, that I must innovate something. हम स्टूडेंट्स को वो दे जो किताबों में ना हो, वो सबसे अच्छी बात होती है. और आपने मेरे इस जज्बे को कायम रखा है. मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरे स्टूडेंट्स बड़े इफेक्टिव टीचर के रूप में आगे आते हैं. तो एनीवे, द क्वेश्चन यू आस्क्ड लास्ट वाज वेरी सिंपल. मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं बता पा रहे. कैपिटल आउट रेशियो दिया हुआ है तो कितना होना चाहिए. Anyway, we'll meet next time. Hopefully in this week only, because you are willing to take class on. Is there any class on 4 p.m. on Wednesday? Is there any class? No, sir. No, sir. 3:30 or 4? No, sir. Okay. Sir, Wednesday fix कर दीजिए. Okay. No, Wednesday means 4 p.m. or 3:30? 3:30. 3:30. Okay. I will announce it also. It is Wednesday 3:30. Next class. We'll continue. I hope you will finish the class next day. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. और Thank you, sir. एक और बात इन स्टूडेंट से कहना है, मैं टेस्ट करने के लिए आपको नहीं पूछ रहा. मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ कुछ साल पहले तक. बहुत कुछ आने भूल जाता है, पर जस्ट कि जाके थोड़ी सी धूल साफ कर लो, या फिर नहीं सीखा तो सीख लो. बाकी कुछ टेस्ट नहीं करना है. हाँ. ठीक है सर. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.